हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी 2005। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग एकदम आसान भाषा में इसके प्रत्येक पहलू को कवर करेंगे जो सीटेट, केवीएस, सुपर टेट, टेट तथा अन्य सभी टीचिंग एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय सीटेट के एग्जाम चल रहे हैं, तो सीटेट में पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इससे आप लोगों को एग्जाम में पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ ये केवीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इस समय जो भी टॉपिक कर रहे हैं वो एनसीईआरटी और सीटेट और केवीएस को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या है, इसके अंग क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, ये क्यों बनाया गया तथा कहाँ से आया, ये सब हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं ये सब हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये हम लोग देखते हैं। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, तो ये बनाया क्यों गया ये हम लोग देखते हैं। ये इसलिए बनाया गया कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम बनाया गया। तो पाठ्यक्रम क्या होता है बेसिकली ये जानते हैं। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पाठ्य प्लस क्रम से बना होता है। तो पाठ्य क्या होता है, पाठ्य का मतलब होता है कि पढ़ने योग्य सामग्री। पढ़ने योग्य सामग्री की मतलब पढ़ने योग्य, पढ़ने लायक क्या है उसको पढ़ा जाए और फिर एक क्रम में पढ़ा जाए, मतलब एक निश्चित व्यवस्था में पाठ्यक्रम को पढ़ना, यही है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो होता है वो अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द से बना होता है। किससे बना होता है? कैरिकुलम शब्द से। एग्जामों में पूछ लेता है कि पाठ्यक्रम का अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, कैरिकुलम है, या कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है ये पूछ लेता है। तो पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द से बना है, तथा कैरिकुलम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कुरर से बना है। किससे बना है? कुरर से बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान अर्थात जिस पर विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दौड़ता है, मतलब उस पाठ्यक्रम को पूरा करता है। जो जैसे हम लोग का, अगर आप लोग टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों का एक सिलेबस है, उसे आप लोग पूरा करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग सीटेट या टेट क्वालिफाई करेंगे, तो वो आप लोगों के लक्ष्यों की प्राप्ति हो गई। तो ये हो गया कि पाठ्यचर्या क्या है या पाठ्यक्रम क्या है, कहाँ से आया, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं कि ये एनसीईआरटी का उद्धरण कहाँ से हुआ, एनसीईआरटी का उदय कहाँ से हुई, एनसीईआरटी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो एनसीईआरटी की उत्पत्ति हुई है रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता और प्रगति से हुआ है। किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति से हुआ है। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चे को सृजनात्मकता और उदार आनंद की कुंजी बताया है। बचपन जो होता है बच्चे का, वो सृजनात्मकता या रचनात्मकता या नवीनता और उदारता की कुंजी बताया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर एनसीईआरटी का अनुवाद जो है, एनसीईआरटी 2005 का अनुवाद जो है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है। फिर कितनी भाषाएं हैं हम लोगों के संविधान में? 22 भाषाएं हैं। इन सब में संविधान एनसीईआरटी 2005 का अनुवाद किया गया है। एनसीईआरटी का इतिहास हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी का इतिहास क्या है। एनसीईआरटी 2005 का इतिहास, तो ये चौथा एनसीईआरटी है हम लोगों का। पहला आया था 1975 में, दूसरा आया था 1988 में, तीसरा आया था 2000 में, उसके बाद फिर 2005 में चौथा एनसीईआरटी आया। तो ये हो गया एनसीईआरटी का इतिहास। एनसीईआरटी जो है वो, एनसीईआरटी 2005 जो है वो 14 से 19 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। क्या है? एनसीईआरटी की 14 से 19 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है एनसीईआरटी 2005। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, और प्रोफेसर यशपाल के साथ थे 38 अन्य लोग थे। इस समिति में या इस कमेटी में कितने सदस्य थे? 38 लोग थे प्रोफेसर यशपाल के साथ। ये है प्रोफेसर यशपाल। उसके बाद निदेशक कौन थे? निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। कौन थे निदेशक? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। पूछ लेता है एग्जामों में कि निदेशक कौन थे या अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, जिन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उनका लक्ष्य था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना बोझ के अधिगम, इस पर उन्होंने बल दिया था। निदेशक इसके कौन थे? एनसीईआरटी 2005 के थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। फिर इसका निर्माण कौन किया? एनसीईआरटी 2005 का निर्माण कौन किया? एनसीईआरटी 2005 का निर्माण किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी, जो एनईपी 2020 से हो गया है शिक्षा मंत्रालय। उसकी पहल पर एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। एनसीईआरटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसकी पहल पर किया गया था? एमएचआरडी की पहल पर किया गया था। और किया क्यों गया था? एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए ही किया गया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं एनसीईआरटी 2005 के? इसके 5 सिद्धांत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से सिद्धांत हैं ये देखते हैं। पहला सिद्धांत है ज्ञान को विद्यालय के बाहर या जीवन के साथ जोड़ना।
ज्ञान को विद्यालय के बाहर या जीवन के साथ जोड़ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो होता है, जो बालकों को शिक्षा दी जाती है, वो केवल बालक के चहारदीवारी तक ही सीमित ना रहे, बल्कि वो उसके जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हो, उसका सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक हर क्षेत्र से जुड़ी हुई हो उसकी शिक्षा। फिर सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे हो, अर्थात एनसीएफ 2005 जो है वो रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराना चाहता है। ये नहीं कि बच्चों को केवल रट्टा मार करके पढ़ाया याद कराया जाए, या भाषण दिया जाए, या व्याख्यान दिया जाए, या नियम व्याकरण इन सब से ही सिखाया जाए, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ अन्य सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, खेल के माध्यम से सिखाना, करके सिखाना, इस तरह इन सारी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना, ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित ना रह करके बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। पाठ्यचर्या को इस तरह से बनाना चाहिए, पाठ्यचर्या के साथ साथ अन्य सहगामी क्रियाओं का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। केवल एक पहलू का ध्यान ना रखा जाए, बल्कि उसके प्रत्येक पहलुओं का ध्यान रखा जाए। उसके शारीरिक विकास का ध्यान रखा जाए, उसके सामाजिक विकास का ध्यान रखा जाए, उसके मानसिक विकास का ध्यान रखा जाए, हर तरह का विकास किया जाए बच्चे का। इस तरह से पाठ्यचर्या बनानी चाहिए। फिर अगला क्या है? परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना। मतलब कक्षा कक्ष को इस तरह से बनाना चाहिए कि बालक वहां पर बिल्कुल डरे ना, उसको जीवन में उसके जो पढ़ाया जाता है उसके जीवन में यूज हो। परीक्षाओं को अधिक लचीला, परीक्षाओं को कोई हवा ना बनाया जाए जिससे बच्चे डरे। इस तरह से फिर अगला क्या है? देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। इसका क्या मतलब है? कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति, राष्ट्रीय सिंबल्स के प्रति, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्र चिन्ह हो गया, इन सारे के प्रति, इन सारी चीजों के प्रति, इन सारे मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना कि वो उनका सम्मान कर सकें। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना। ये है इसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? इसमें है बच्चे को विद्यालय जीवन के बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब बच्चे को उसके जीवन के प्रत्येक पहलुओं से जोड़ना। ये नहीं कि उसे केवल विद्यालय की चहारदीवारी तक ही सीमित रखना, ऐसा नहीं है। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? वो शिक्षक केंद्रित ना होकर के या पुस्तक केंद्रित ना होकर के वो कैसी होनी चाहिए? वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। और इसका प्रमुख लक्षण क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या होता है? विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव का अवसर देकर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। मतलब आप बच्चे को खुद सब ना बढ़ा दें, बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय रहे, ऐसा नहीं। आप बच्चे को खुद करके सीखने के लिए अवसर दें, उसके सामने समस्याएं प्रस्तुत करें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप क्लास में पढ़ाते हैं और आप बच्चे को पढ़ाते हैं वाष्पीकरण कि किस तरह से पानी भाप बनता है और भाप से फिर पानी बनता है, तो आप लोग उसे कह सकते हैं कि बच्चा घर पे जाए, वो किसी बर्तन में पानी गर्म करे और पानी जब उबलने लगेगा तो उससे भाप निकलेगी। इससे वो खुद करके सीख सकता है कि किस तरह से भाप निकल रही है। और अगर उसे वो प्लेट से ढक देता है तो प्लेट की तली में पानी की बूंदें, भाप जो रहती है, भाप जो निकल रही होती है, उड़ रही होती है, वो पानी की बूंदें बन करके प्लेट में चिपकी होती हैं। तो इस तरह से वो देख सकता है कि पानी से किस तरह से भाप बनता है और भाप से फिर किस तरह से पानी बनता है। तो उसे अवसर देना चाहिए, उसके सामने समस्याएं देनी चाहिए जिससे वो सीख सके। उसके बाद क्या है? उसे रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि उस बालक को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, जिससे उसका चहुमुखी विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। उसके अलावा ऐसे विशेष सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए जिससे उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। ये नहीं कि केवल शिक्षा ही दिया जाए, शिक्षा के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर तरह के विकास का दायित्व होता है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? एनसीएफ 2005 के अंग या कितने लेशन थे इसमें थे 5 लेशन। कौन कौन से थे? पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना व ज्ञान, तीसरा था पाठ्यचर्या के क्षेत्र, चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। तो पूछ लेगा, सिद्धांत भी इसमें 5 थे और कितने लेशन या अंग या भाग हैं एनसीएफ 2005 के? तो 5 भाग हैं और 5 सिद्धांत भी हैं। कौन कौन से भाग है ये देखते हैं। सबसे पहला है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य क्या है? परिप्रेक्ष्य मतलब एनसीएफ 2005 का सोर्स क्या था, वो आया कैसे? तो एनसीएफ 2005 का सोर्स था 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद फिर 1992 में संशोधन होता है और 1993 में प्रोफेसर यशपाल के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट जो उन्होंने दी, शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन। फिर सीखना व ज्ञान। सीखना व ज्ञान से क्या तात्पर्य है? कि टीचर्स को केवल पुस्तक में जो लिखा है वही ना पढ़ा करके उसके अलावा भी उसे बच्चों को अन्य तरीकों से सिखाना चाहिए। उसे यूट्यूब के माध्यम से या फिर कंप्यूटर का प्रयोग करके या पीपीटी बना करके, प्रोजेक्टर के माध्यम से, इस तरह से अन्य विधियों का प्रयोग करके बालक को सिखाया जाए। फिर पाठ्यचर्या के क्षेत्र क्या होने चाहिए? पाठ्यचर्या का क्षेत्र, पाठ्यचर्या में उसे जो है ईवीएस पढ़ाना, पर्यावरण पढ़ाना, शांति व शिक्षा बताना,
इन सारे महिलाओं का सम्मान करना, गणित, विज्ञान सारे विषयों से सारे विषयों से परिचित कराना, और इस तरह से नहीं कि बिल्कुल डरें। ऐसा पढ़ाया जाए कि वो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट करें। फिर विद्यालय व कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? विद्यालय व कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल कक्षा में डरे नहीं। प्रत्येक बालक टीचर्स से अपनी समस्याओं को कह सके, पूछ सके अपने प्रश्नों को। बहुभाषीय कक्षा का आयोजन होना चाहिए। बहुभाषीय कक्षा किस तरह से होगी? बहुभाषीय मतलब भाषाओं का, बहुत सारी भाषाओं का यूज करना चाहिए। नहीं कि कोई बालक अगर किसी दूसरी भाषा में आंसर कर रहा है तो आप उससे डांट दें, बिल्कुल नहीं। आपको प्रत्येक भाषा का सम्मान करना चाहिए। बहुश्रेणी कक्षा मतलब जैसे क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस तरह से 3-4 कक्षाओं को एक साथ मर्ज करके पढ़ाना। और ये कब होगा? जब हम कोई ऐसा टॉपिक लेंगे जो तीनों चारों क्लासों में कोरिलेट करता हो। फिर क्या है कि प्रतिदिन बालक या टीचर दोनों ही 6 घंटे काम करते हैं। इस तरह से वो 1 साल में कितने घंटे करेंगे? 1000 घंटे। और बेल या घंटे कितने मिनट की होगी? वो होगी 35 मिनट की, ठीक है? और प्रत्येक टीचर को क्लास में मतलब एक दिन में 45 मिनट का रेस्ट मिलना ही चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे 8 घंटे आप टीचर से पढ़वाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर क्या है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में बालक को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं, अगर बालक को होमवर्क ना मिले तो घर के गार्जियन कहेंगे कि कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। जबकि एनसीएफ 2005 कहता है कि फर्स्ट और सेकंड में कोई होमवर्क बच्चों को ना दिया जाए। फर्स्ट और सेकंड में बच्चों को केवल उनके जो है बोलना, पढ़ना और जो है सुनना, इन तीनों कौशलों को अच्छे से विकसित किया जाए। लेखन कौशल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए। फिर 3rd to 5th में बच्चे को हफ्ते में 2 घंटे का होमवर्क मिले। फिर 6th to 8th में बच्चे को पर डे 1 घंटे का होमवर्क दिया जाए। इस तरह से है। उसके बाद सुझाव क्या दिए गए ये देखते हैं हम लोग। पहला सुझाव दिया गया एनसीएफ 2005 में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत मतलब होता है निरंतर, और व्यापक मतलब होता है विस्तृत। सतत और व्यापक मूल्यांकन ऐसा नहीं, अब जैसे इस तरह से होता है कि बोर्ड एग्जाम साल में एक बार होगा, परीक्षाएं साल में एक बार होती हैं। इस तरह से बालक जो है पढ़ता नहीं है, पूरे साल नहीं पढ़ेगा, और एग्जाम जब पास आ जाता है तब वो पढ़ाई स्टार्ट करता है, जिससे उसे कुछ याद भी नहीं होता है और वो बहुत प्रेशर में आ जाता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि बालक का दैनिक गतिविधि के आधार पर जो है मूल्यांकन करना चाहिए। आप अगर एक चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसका टेस्ट ले लीजिए, एक यूनिट पढ़ाते हैं उसका टेस्ट लीजिए, मंथली आप बच्चे का टेस्ट लीजिए। इस तरह से व्यापक मूल्यांकन मतलब बालक के एक ही कौशल का जो है मूल्यांकन ना किया जाए। एग्जाम क्या होता है, स्कूलों में क्या होता है आज के टाइम पे या चला आ रहा है कि बालक के केवल लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जबकि सुनना, बोलना, पढ़ना, इन तीनों का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता, केवल लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है। फिर अगला क्या है? संवैधानिक मूल्य। बच्चे में संवैधानिक मूल्यों को विकसित करना कि वो संविधान का सम्मान कर सकें, अपने राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र के लोगों का सम्मान करें, भाईचारा की भावना हो उनमें, इन सारी जो है राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करें। ये ऐसे मूल्य विकसित करने चाहिए। फिर मोटी किताबों की असफलता। विस्तृत पाठ्यक्रम और मोटी किताबों की असफलता केवल रट्टा मारने पर बल देती है, समझ पर नहीं बल देती है ये। फिर खेल को महत्व। एनसीएफ 2005 खेल को भी बहुत महत्व देता है। इससे बालक का सामाजिक विकास, शारीरिक विकास के साथ उसका सामाजिक विकास, मानसिक विकास भी होता है। फिर 6 महीने में शिक्षक का प्रशिक्षण। प्रत्येक 6 महीने पर शिक्षकों का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो जो बाल शिक्षक हैं वो नई शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकेंगे, सीख सकेंगे। नए टीएलएम का यूज किस तरह से करना है ये सब सीख सकेंगे। पुरानी पद्धतियों पे ही नहीं पढ़ाते रहेंगे। फिर रोजगार परक शिक्षा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक के भावी जीवन में वो काम आ सकें, केवल पोथा पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि बालक को जॉब मिल सके, जो महंगाई है वो उसको दूर किया जाए, गरीबी, इन सारी समस्याओं से को दूर किया जा सके। शिक्षा इस तरह से देनी चाहिए। फिर मुक्त वातावरण में दबाव रहित अधिगम, अर्थात ऐसा वातावरण हो कि वहाँ कोई दबाव ना हो बालक के ऊपर, वो स्वतंत्र होकर के सीख सके। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से तात्पर्य है कि सिलेबस के अतिरिक्त बालकों को अन्य सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं सिखाई जाए, जैसे नृत्य हो गया, कला हो गया, नृत्य, कला, सिंगिंग, इन सारी क्रियाओं को सिखाया जाए, खेल। उसके बाद फिर जीवन से जोड़ना। शिक्षा ऐसी हो कि उसके जीवन से जुड़ी हुई हो। एग्जाम्पल ऐसे देना चाहिए कि उसके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हों। फिर ऐसा नहीं कि बालक का दैनिक जीवन बिल्कुल अलग है और उसकी जो पढ़ाई है, उसकी जो शिक्षा है वो बिल्कुल अलग है, उसकी शिक्षा का उसके दैनिक जीवन में कोई यूज ही ना हो, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। पूछता है कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों की बात की गई, तो किन शिक्षण सूत्रों की बात की गई है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। आदि का अधिकतम प्रयोग हो। ज्ञात से अज्ञात का क्या मतलब है? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बालक को अगर आपको वृक्ष पढ़ाना या प्रकाश संश्लेषण समझाना है बालक को, तो आप सबसे
सबसे पहले क्या करेंगे, बता देंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, किस तरह से रिएक्शन होता है? बिल्कुल नहीं, बालक को बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपकी बात। सबसे पहले क्या करेंगे, बालक को हम लोग वृक्ष दिखाएँगे। वृक्ष, उसकी पत्तियाँ, उसके तने, उसकी जड़, ये सारी चीज़ जो मूर्त है, जो ज्ञात है, जो हमें दिख रहा है, उसे दिखाएँगे बालक को पहले हम लोग, और उसके बाद हम लोग उसको बताएँगे कि किस तरह से इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस तरह से ज्ञात से अज्ञात, अर्थात जो हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, उसके बाद जो नहीं दिख रहा उस तरफ हम लोग जाते हैं। इससे बालक को अच्छा समझ में आएगा। और ये नहीं कि अगर आप लोग केवल जो है पढ़ा रहे हैं वो केवल कक्षा तक ही सीमित रहे। आप अगर उससे प्रदूषण पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो आप उसे ले जा सकते हैं, भ्रमण पे ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नदियों में किस तरह से प्रदूषण है, या वृक्ष ही पढ़ा रहे हैं तो आप वृक्ष को क्लास में, एक छोटा वृक्ष ला सकते हैं, क्लास में दिखा सकते हैं, या उसे जो है बाहर ले जा करके दिखा सकते हैं। तो शिक्षा केवल चहारदीवारी तक ही सीमित ना रहे। फिर अगला क्या है कि छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना। ये आजकल के पेरेंट्स की बहुत ही बड़ी गलती है कि वो चाहते हैं कि बच्चा मेरा 3 साल का है तो बिल्कुल अप टू डेट रहे, बिल्कुल भी नहीं। छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना बहुत ही गलत होता है। बालक खुद सीखता जाएगा, जिस तरह से मैच्योर होता जाएगा खुद ही सीखता जाएगा। फिर बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या इस तरह से बनानी है, पाठ्यक्रम इस तरह से होना चाहिए कि उसका शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक हर तरह का विकास हो। सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण। समावेशी से क्या मतलब होता है? समावेशी से मतलब होता है कि जहाँ सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, आर्थिक रूप से पिछड़े बालक हों, मंद बालक हों, प्रतिभाशाली बालक हों, सभी तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, ऐसा वातावरण हो। फिर मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की वकालत। एनसीएफ 2005 अंग्रेजी की वकालत करता है। वो कहता है कि इस यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया गया। त्रिभाषा सूत्र हिंदी, हिंदी के साथ इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ जिस राज्य का वह बालक है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, मान लीजिए कर्नाटका का तो वहाँ कन्नड़ भाषा का प्रयोग, केरल का है मलयालम भाषा का प्रयोग, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाए। फिर निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। बालक की समस्याओं का सबसे पहले पता लगाया जाए, उसके बाद उसका निदान किया जाए, ऐसा शिक्षण हो। पुरस्कार दंड सीमित होना चाहिए। ये नहीं कि बालक को प्रत्येक जो है क्वेश्चन के लिए या प्रत्येक टॉपिक के लिए आप पुरस्कार देते रहें या उसे हर बात में दंड देते रहें, ऐसा नहीं है। पुरस्कार दंड सीमित होना चाहिए। फिर कक्षा 5, 8, 11 के लिए बोर्ड परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। फिर एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? ये है एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम, बिना बोझ के अधिगम। ये रिपोर्ट कब आई थी? 1993 में प्रोफेसर यशपाल के द्वारा। जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बनी क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन। इतना जो है बालक की एज जितनी ना हो, ऐसा ना हो कि उसके बस्ते का भार इतना हो जाए कि जिससे वो उठा ही ना पाए, जितना उसके शरीर का वजन नहीं है उससे ज्यादा उसके बस्ते का भार हो। ये नहीं है। इस बस्ते के बोझ को ही कम करने के लिए यशपाल जी ने रिपोर्ट लाई थी। उसके बाद क्या है? शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है? शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है ये देखते हैं। एनसीएफ 2005 शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है? वो कहता है कि टीचर्स जो है वो सुविधा दाता है, सुगम करता है, फैसिलिटेटर है। वो बालक के ऊपर अपने ज्ञान को नहीं थोप सकता है, बालक स्वयं करके सीखेगा। जहां पर उसे नहीं समझ आ रहा है या जहां पर वो फंसता है वहां पर वो उसकी हेल्प करे, इतना ही काम है टीचर्स का केवल। उसके बाद फिर बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है? बच्चों के प्रति दृष्टिकोण ये है कि प्रत्येक बालक में सीखने की अपनी क्षमता होती है, प्रत्येक बालक अपने हिसाब से सीखता है। प्रत्येक बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह खोजी प्रवृत्ति का होता है, वह अपने हिसाब से सीखता है। सभी बच्चे में सक्रिय रूप से अपने पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धियों के आधार पर सीखता है। जिस बालक का जैसा पूर्व ज्ञान होता है, जैसी उपलब्धि होती है, उस तरह से वो सीखता है। फिर भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है? भाषा के प्रति दृष्टिकोण है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा को समझने की, अभिव्यक्त करने की जन्मजात क्षमता होती है। उसे सिखाया नहीं जाता है बल्कि वो जन्म से ही उसमें होती है। फिर अगला क्या है? अगला है कि गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है? एनसीएफ 2005 गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना, मतलब छात्रों का तार्किक विकास करना, उनमें अमूर्तता का विकास करना कि किसी प्रॉब्लम को अमूर्त रूप से सोच पाए। फिर विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आलेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ, इन सबका उपयोग कर पाए। उनके सामने सार्थक समस्याओं को देना जिससे वो हल कर पाएँ। गणित की विभिन्न शाखाएँ जैसे बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इन सारी अवधारणाओं को समझना और इस दिखाना, ये काम होता है टीचर्स का। फिर अपरिचित और परिचित दोनों परिस्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उनमें गणितीय कौशल की अवधारणा का उपयोग करना, अर्थात अमूर्त चिंतन का विकास करना। उसके बाद अगला क्या? शिक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण है? शिक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण ये देखते हैं। ईमानदारी, बालकों में ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण, जीवन के लिए चिंता, महत्वपूर्ण सोच, इन सबको विकसित करना। मतलब पर्यावरण जो है, पर्यावरण को किस तरह से बचाना कि ग्लोबल वार्मिंग या अन्य तरह की प्रॉब्लम जो हो रही है, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता,
महंगाई, गरीबी, इन सारी सोच के प्रति जो है उसके चिंतन को विकसित करना। फिर कुछ मूल्यों को आत्मसात करना जैसे ईमानदारी हो गया, महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसके साथ-साथ सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशलों को प्राप्त करना, ये सारा दृष्टिकोण दिया है शिक्षण के प्रति एनसीएफ 2005 ने। फिर ये हो गया शिक्षा एनसीएफ 2005 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पूरा हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब देखते हैं कि एनसीएफ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन-कौन से हैं, इसमें प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन भी हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की क्या युक्ति है, कि क्या बताया गया है? सपनों के भारत को हम लोग किस तरह बनाना चाहते हैं, उसको धरातल पर किस तरह से ला सके या मूर्त रूप में किस प्रकार से ला सकते हैं, उसकी युक्ति दी हुई है एनसीएफ 2005 में। जबकि एनसीएफ 2005 में ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं होते हैं, जो मूर्त रूप में आए ही नहीं हैं। फिर एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी, कहाँ पर? एनसीईआरटी नई दिल्ली में। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये क्वेश्चन है। क्यों पड़े? शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। फिर अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के भाषा फार्मूला क्या है? त्रिभाषा फार्मूला क्या था? पूछ सकता है कि क्या भाषा फार्मूला था, तो त्रिभाषा फार्मूला था, हिंदी, इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन है कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने, इस पर बल देना चाहिए एनसीएफ 2005 को, या शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने में। अगला ऑप्शन है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए, या शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञान धार को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, क्या है? कक्ष को विद्यालय के बाहरी दुनिया से जोड़ने में विद्यार्थियों की मदद करना। ये है एनसीएफ 2005 की अनुशंसा, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा इस पर बल देता है कि कक्ष को अधिगम जो है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, ये अर्थ है इसका। या विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, या फिर विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, या फिर विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने के लायक बनाए। तो इसका अर्थ क्या है? विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। बिल्कुल गलत। बच्चे केवल सुनेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, अध्यापक सक्रिय रहेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए, या दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पना सीखने के लिए विवश किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका क्या होगा? गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए। गणित इस तरह से हो कि वो बच्चे के जीवन का हिस्सा हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में गणित है इस तरह से बच्चे को बताया जाए, गणित उसे हौवा ना लगे, बिल्कुल डरावना ना लगे। गणित को इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो इसको एंजॉय कर सके, उसे प्रत्येक पहलू से जोड़ सके। तो गणित जब बच्चे के जीवन का हिस्सा बन जाएगा तो गणित जो है पढ़ाना आसान रहेगा और बालक के लिए पढ़ना भी। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, या समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, या बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। ये गणित पढ़ाने का उद्देश्य प्राथमिक कक्षा में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, बच्चों के चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, या समस्या समाधान का कौशल विकास करना, या विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? इसका ऑप्शन होगा बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, बच्चों के चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। यहाँ पर प्रभावशाली गणित का क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है गणित में प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेय की जांच करना,
या गणितीय खेल और पहेलियों को हल करना, या ऑप्शन सी दिया हुआ है सीखी हुई गणितीय तकनीकों को समझकर उचित उपयोग करना, या एल्गोरिथ्म का ज्ञान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कि प्रभावशाली गणित का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है सीखी हुई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उपयोग करना, मतलब जो गणित हम लोग सीख रहे हैं उसका दैनिक जीवन में प्रयोग हो सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? सीखना एक ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, या सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, यह है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या है? ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का क्या तरीका होना चाहिए? वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होनी चाहिए? दैनिक गतिविधियां। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट, केवीएस तथा अन्य टीचिंग एग्जामों के लिए, सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।